फ्रेंड्स, मैं विशीष छतवानी। इन दिनों में अपन इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकम टैक्स के क्वेश्चन बैंक की, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स में यूज़फुल रह सकते हैं। सो प्लीज़ आप इनको एक बार देख लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए सर, देखते हैं इनकम टैक्स। और ये आया आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। डैश डैश मस्ट बी वन इन विच टू और मोर पर्सन जॉइन इन for a common purpose or common action with the object of earning income or profits or gain without register themselves as a firm। डैश 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 एक ऐसा होना चाहिए जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग, अब क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट या इनकम अर्न करने के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन एक्शन लेने के लिए शामिल होते हैं, लेकिन अपने आप को फर्म के तौर पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। अगर दो लोग मिलके कोई जॉइंट वेंचर करते हैं, मिलके कोई काम करते हैं, पार्ट टाइम पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन फर्म के तौर पे नहीं कराते, तो हम उसे कहते हैं एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो देखें, ये एक्चुअली ये समझना चाहता है कि हमें पर्सन्स की पहचान है क्या। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। तो अब सीन ये होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में जो स्टेटस मिलेगा वो मिलेगा फर्म का, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो आपको जो स्टेटस मिलेगा वो मिलेगा एओपी का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का। ठीक है सर, तो ये है। इसके अलावा ऑप्शन में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ओनर भी था। इसका आंसर सर आ जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, डी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इनमें से कौन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ठीक है सर, पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो रियल में नहीं है, लेकिन जुडिशरी ने, कानून ने जिसे पर्सन माना है, आप उसे डायरेक्ट स्यू नहीं कर सकते, लेकिन जो उसे मैनेज करते हैं आप उनको स्यू कर सकते हो। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मंदिर होते हैं, जितने भी फेमस मंदिर होते हैं जहाँ लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है, या और होली प्लेसेस हैं, वहाँ पे खूब पैसा अगर आता है, तो वो कानून की नज़र में है सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। ठीक है सर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सर ये नगर निगम जो होता है वो लोकल अथॉरिटी होता है। कंटोनमेंट बोर्ड जो होता है, छावनी बोर्ड, वो भी लोकल अथॉरिटी होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड, ये भी लोकल अथॉरिटी होता है। सर लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है वो लोग, एक ऐसी बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, एक ऐसी बॉडी जो टैक्स वगैरह कलेक्शन करती है और फिर वहाँ की सिविल सर्विसेज पे पैसा खर्च करती है। तो आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत, या कहीं कहीं पे कंटोनमेंट बोर्ड होता है जहाँ पे छावनी यानी आर्मी रहती है। ये सब सर क्या होते हैं, लोकल अथॉरिटी के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि अभी तो कोई जुडिशियल पर्सन दिया नहीं, कोई देवी देवता देता तो फिर एक अलग बात होती। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन। गत वर्ष को परिभाषित किया गया है, यानी मेरे ख्याल से सेक्शन पूछेगा कि किस में इसे डिफाइन किया गया है। तो सर सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो कुछ क्वेश्चन याद करने के होते हैं, इसमें तो आप याद ही कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अशोक कमेंस्ड अ मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1 September 2019। द प्रीवियस ईयर फॉर द प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 वुड बी। देखो अब इन्होंने 1 सितंबर 2019 को व्यापार शुरू किया। देखो ये 1 सितंबर 19, तो अब इसको अपना ईयर एंड करना पड़ेगा 31 मार्च 2020 पे। ओके, तो इसका जो प्रीवियस ईयर हुआ वो 1 सितंबर 19 से शुरू होगा और 31 मार्च 20 पे ख़त्म होगा। तो 1920 इसका प्रीवियस ईयर होगा, 2021 इसका असेसमेंट ईयर होगा। वैसे इसने पूछा गया था, इसका प्रीवियस ईयर पूछा था कि इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो इसका प्रीवियस ईयर अप्रैल टू मार्च चलेगा, नहीं सितंबर टू मार्च चलेगा, हाँ ये भी सही है सर। इसका जो प्रीवियस ईयर है वो बिजनेस शुरू करने से लेके मार्च एंडिंग तक चलेगा। थर्ड वाले का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, जून से क्यों चलेगा। और चौथा वाला का भी कोई लॉजिक नहीं कि जनवरी तक क्यों चलेगा।
सर बी सही है इसका। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च 2020 वुड। वाह जी, इन्होंने भी बिजनेस बड़े मौके पे शुरू किया है, बिल्कुल लास्ट डे पे बिजनेस शुरू किया है। अगर 31 मार्च 2020 को बिजनेस शुरू करोगे, इसी दिन आपको फिर अकाउंट्स क्लोज भी करने पड़ेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर मार्च में एंड हो जाता है। तो यही इसका डेट ऑफ बर्थ है और ये भी डेट ऑफ एंड का भी यही है। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। इसका अप्रैल 19 से शुरू होकर मार्च 20 तक जाएगा, मार्च से शुरू होकर मार्च 20 तक जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। मार्च से शुरू होकर मार्च तक जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। अ पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ही हैज़ टू फॉलो। अब देखो, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कोई बंदा दिसंबर को अपने अकाउंट्स क्लोज करता है। अब अकाउंटेंसी में तो क्या होता है, एक वर्ड होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में भी कैलेंडर यानी दिसंबर को क्लोज कर सकते हो, अकाउंटिंग ईयर में भी फाइनेंशियल मार्च में ख़त्म कर सकते हो, अकाउंटिंग ईयर में भी दिवाली टू दिवाली, होली टू होली। बट जहाँ तक आप बात कर रहे हो इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में तो आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना ही है और 31 मार्च पे उसको एंड करना ही है। आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जैसे करो। इनकम टैक्स पर्पज से फाइनेंशियल ईयर विल बी द प्रीवियस ईयर। ऑप्शन देखते हैं कि वो उसे कैलेंडर ईयर को फॉलो करना होगा, उसे वित्तीय वर्ष को फॉलो करना होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कैलेंडर या वित्तीय वर्ष अपनी पसंद के अनुसार, या वो जनवरी से मार्च तक चलाएगा। नहीं, आपको डी या सी ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन ठीक है कि उस बंदे को अकाउंटेंसी करनी हो जैसी करे, इनकम टैक्स के पर्पज से फाइनेंशियली ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वेल ये क्या क्वेश्चन आया है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। किस मामले में, देखो वैसे क्या होता है, जनरली रूल ये होता है कि 19-20 की अगर इनकम है, 19-20 की इनकम अगर है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो 2021 में लगेगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर वेट नहीं करता, बल्कि वो एक्सीलरेटेड असेसमेंट करता है और वो तुरंत असेसमेंट कर देता है। जैसे अब देखते हैं, पहला है अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के जा रहा है तो हाँ बिल्कुल उसका हाथों हाथ असेसमेंट होता है, यानी सेम प्रीवियस ईयर में। अ पर्सन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, नहीं, इस बंदे का बाद में असेसमेंट होगा। अ पर्सन हु इज़ इन इलीगल बिजनेस, इसका भी बाद में असेसमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन हु इज़ रनिंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसका भी बाद में असेसमेंट हो जाएगा। सर जो आदमी इंडिया छोड़ के जा रहा है, लॉजिकल भी है, जो व्यक्ति इंडिया छोड़ के जा रहा है, हो सकता है बाद में वो कभी इंडिया में वापस ही ना आए, तो उसका असेसमेंट एओ उसी ईयर में कर देगा। 19-20 का असेसमेंट वो 19-20 में ही कर देगा। ठीक है सर, चलिए वेल अगला क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित मामलों में से किसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असेसिंग ऑफिसर हैज़ द डिस्क्रिएशन टू assess the income of previous year in previous year itself or in subsequent assessment year। ओके सर, आप 3 रूल सुनिएगा। पहला रूल है कि 19-20 का अगर असेसमेंट है, प्रीवियस ईयर 19-20 का असेसमेंट है, तो उसका असेसमेंट 20-21 में होगा। दिस इज़ जनरल रूल। फिर 5 कंडीशंस ऐसी हैं जब आपका हाथों हाथ असेसमेंट हो जाएगा, जिस प्रीवियस ईयर में आप खड़े हैं उसी में असेसमेंट हो जाएगा। लेकिन एक जगह, उन 5 में से जो लास्ट वाली जगह है उसमें वर्ड ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ऐसे बिजनेस जिन्हें डिसकंटिन्यू किया गया है और असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट कर दिया गया है, 15 दिन में इंटीमेट करना होता है, तो एओ के पास यहाँ डिस्क्रिएशनरी पावर है, मतलब उसका विवेकाधिकार है। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो हाथों हाथ इन द सेम प्रीवियस ईयर असेसमेंट कर दे, और चाहे तो वो रेगुलर असेसमेंट जैसे करता है वैसे करे। तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस के अंदर एओ के पास ऑप्शन है। ठीक है सर, जैसे शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, आप याद रखिए कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है
ठीक है, अपने को पता है रेजिडेंट 3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर वो शिपिंग बिजनेस में है, इंडिया से भाड़ा वगैरह कमाता है, तो उसका असेसमेंट हाथों हाथ होगा। लॉजिक ये है कि वो जहाज़ एक बार इंडिया से चला जाएगा तो आप उसे कहाँ पकड़ोगे, तो इसलिए उसका तो हाथों हाथ असेसमेंट होगा, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। सर, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। इसी तरह किसी खास मकसद के लिए, खास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई AOP या BOI या जॉइंट वेंचर है, तो उसका असेसमेंट भी हाथों हाथ होगा सर, उसमें भी एक्सीलरेटेड असेसमेंट होगा। असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। इसी तरह का कोई बंदा आपको लगे कि प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफ़र कर रहा है कि वो टैक्स बचाना चाहता है वगैरह, वो अपने हिसाब सब कुछ बिजनेस अपना बेच रहा है वगैरह, तो उसका भी असेसमेंट हाथों हाथ होगा। लेकिन ये जो है ना सर, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इसमें चूंकि उस बंदे ने बिजनेस बंद किया है, वो इंडिया छोड़ के भागा नहीं है, तो AO का डिस्क्रिएशन है, चाहे तो हाथों हाथ असेसमेंट करे चाहे बाद में करे। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन का आंसर D आएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन और आने, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंगेज इन अ शिपिंग बिजनेस, डैश डैश फ्रेट पेड और पेबल टू द ओनर और चार्टर शैल बी डीम्ड टू बी अ टोटल इनकम। शिपिंग व्यवसाय में अगर कोई गैर निवासी है तो भारतीय बंदरगाह से उठाए गए सामान, पशु, डाक या यात्री को ले जाने के लिए प्राप्त राशि का 7.5%, 7.5%, मतलब जितना उसने समझो भारतीय बंदरगाह से कमाया। अब शिपिंग कंपनी कैसे कमाएगी, या तो किसी पर्सन को ले जाएगी, या सामान लेके जाएगी, या डाक लेके जाएगी, या कोई एनिमल लेके जाएगी। तो जितना भाड़ा उसने कमाया ना, उसका 7.5% इनकम मान लिया जाएगा, और इससे जो टैक्स होगा वो ले लिया जाएगा। ठीक है सर, तो इसका आंसर C हो जाएगा। 7.5% का नियम है, और एक्सीलरेटेड असेसमेंट होता है, हाथों हाथ असेसमेंट होता है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर रूल। इनमें से कौन सा प्रीवियस ईयर का रूल है। जनरली क्या रूल होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर, और एक जब टैक्स चार्ज होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। अब कौन सा इसका एक्सेप्शन है। फर्स्ट, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, अगर नया बिजनेस भी है तो भी PYAY रूल होता है। वेयर अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली सेटअप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रेजिडेंट इंगेज इन शिपिंग बिजनेस, यस, ये इसका एक्सेप्शन है। इसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट या रूल नहीं होता, PY होता है, तो ये इसका आ जाएगा। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आज ऐसे ही हैं। चलिए जो भी हैं करने तो हैं। चलिए क्या कहता है, X एंड Y आर लीगल हेयर्स ऑफ Z। X और Y Z के कानूनी वारिस हैं, और Z की 2020 में डेथ हो गई, और X और Y ने साझेदारी में प्रवेश किए बिना अपने व्यवसाय को जारी रखा। यह व्यक्ति का कौन सा प्रकार है। ओके, अब देखिए आप क्या हो रहा है, Z की डेथ हो गई, Z के नॉमिनीज़ का नाम है X और Y, और इन्होंने X और Y ने साझेदारी में एंट्री नहीं की, दैट इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के तौर पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो सर इसका स्टेचर बनेगा BOI। इसकी जो हैसियत होगी, इसका जो स्टेटस होगा सर, वो होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें दो बॉडीज़, मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं, और जो किसी लीगल ऑब्लिगेशन के चलते कहें साथ में है। पार्टनरशिप फर्म का इसको टैग नहीं देंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का भी टैग नहीं देंगे। जहाँ थोड़ी सी ऐसी लीगल बाउंडिंग आ जाती है, जिसमें कानून इनके ऊपर इम्पोज करता है सर, तो वहाँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाता है। व्यष्टियों का संघ इसको बोलते हैं, या व्यष्टियों का निकाय। सर D आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम इज। वेल, अब जैसे इनकम आई, तो इसका सेक्शन है 224, तो ये कहता है कि इनकम का डेफिनेशन कैसा है, इंक्लूसिव नेचर का, एग्जॉस्टिव नेचर का, एक्सक्लूसिव नेचर का, या डिस्क्रिप्टिव नेचर का। तो इंक्लूसिव नेचर का, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड है, इनकम के अंदर शामिल है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, इनकम के अंदर शामिल है सैलरी फ्रॉम जॉब, इनकम के अंदर शामिल है कैपिटल गेन, इस तरह की वर्डिंग है। तो उसके अंदर जो डेफिनेशन ऑफ इनकम है, उसका जो टाइप है वो है इंक्लूसिव नेचर है, कि ये भी शामिल है वो भी शामिल है, इस तरह से। ठीक है सर,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम। अब इनकम में क्या शामिल है? इनकम में लीगल इनकम शामिल है, बिल्कुल। इलीगल इनकम शामिल है, बिल्कुल। इलीगल और लीगल बोथ? हाँ जी सर, बोथ। मतलब आप ये मत सोचिए कि जो आपने लीगल तरीके से कमाया वो आपकी इनकम है और इलीगल से कमाया वो इनकम नहीं है। नहीं सर, जो आपने इलीगल सोर्स से कमाया है वो भी आपकी इनकम है। इवन आपने रिश्वत ली है, पैसा कमाया है, वो भी आपकी इनकम है। इनकम टैक्स लगेगा। आप ये कहेंगे कि रिश्वत लेगा तो बताता कौन है? आप उस बताने की चिंता मत कीजिए। जहाँ तक इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने मेहनत से पैसा कमाया है या चोरी से पैसा कमाया है, इनकम टैक्स तो लगेगा। कानून सज़ा देगा नहीं देगा, जेल की चक्की पीसोगे नहीं पीसोगे, वो एक अलग बात है। इनकम टैक्स में दोनों ही तरह की इनकम पे टैक्स लगता है, वेदर लीगल और वेदर इलीगल। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम। इसमें से कहें कौन सा इनकम का एक हेड नहीं होता है? चलिए देखें। सैलरी इनकम का हेड होता है। सैलरी इनफैक्ट फर्स्ट ही हेड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये सेकंड नंबर पे आता है। कैपिटल गेन भी होता है, ये नहीं होता सर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट से पैसा कमाते हो तो वो पीजीबीपी बिजनेस इनकम माना जाता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से इनकम हेड नहीं है। तो 5 हेड होते हैं, एवरीबडी नोज। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ये एक्सपोर्ट बिजनेस वाला कोई हेड नहीं होता, ये पीजीबीपी का ही पार्ट है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABN कंपनी रिसीव 2 लाख रुपये एज कंपनसेशन फ्रॉम CDN कंपनी फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अमाउंट सो रिसीव्ड इज। वेल, मान लो हमारी कंपनी है ABN कंपनी, हमारे पास एक एजेंसी थी। वो एजेंसी हमें जहाँ से मिली थी, उन्होंने एजेंसी टाइम से पहले ख़त्म कर दी, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर दिया। तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो रोज़ रोज़ तो नहीं मिलता। इस तरह का जो रिसिप्ट है वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा और ये पीजीबीपी हेडिंग में टैक्सेबल होगा। आपको अगर 4 लाख रुपए मिला है, इस क्वेश्चन में 2 लाख मिला है, तो ये 2 लाख टैक्सेबल होगा। इन्होंने कहा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है और टैक्सेबल होगा, बिल्कुल। सेकंड कहता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट तो है पर टैक्स नहीं लगेगा। सर मैं कहता हूँ ये कैपिटल रिसिप्ट है और टैक्स लगेगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, सब्सिडी इफ गिवन एज असिस्टेंस टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑलरेडी कमेंस्ड इज। दैट इज, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, मान लीजिए आपने सोलर पावर का बिजनेस शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने, फिर आपने 2010 में शुरू कर दिया, फिर फिर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी है, तो ये क्या है? इनकम है सर। किस तरह का रिसिप्ट है? तो अब इसे कहेंगे अपन रेवेन्यू रिसिप्ट है। बिजनेस शुरू करते समय देते तो शायद कैपिटल रिसिप्ट होता, पर एक बार बिजनेस जब शुरू हो गया फिर जो सब्सिडी मिलता है सर वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और वो भी टैक्सेबल होता है। अगर वापस करना पड़ेगा, अगर सब्सिडी ऐसा है जो लौटाना पड़ेगा तो फिर ये इनकम नहीं है, पर अगर लौटाना नहीं है तो सर ये फिर इनकम है। ऑप्शंस क्या है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? इट इज़ नॉट अ रिसिप्ट। तो वेल देखो, सब्सिडी तो हमें मिली है, रिसिप्ट तो है ही है, बस आइडेंटिफाई करना है विच काइंड ऑफ रिसिप्ट। तो आई थिंक इट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये आंसर होगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। इसमें से क्या टैक्सेबल इनकम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इनकम फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटी। अगर आप स्मगलिंग करोगे, स्मगलिंग क्या होता है? बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए दूसरे देश से चोरी छुपे सामान लाना फिर बेचना, तो उस पर टैक्स लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। कैजुअल इनकम क्या होता है? जो किस्मत के सहारे आप जीतते हो, जैसे हॉर्स पे दांव लगाया, जुआ खेला, पैसा जीता, वो पे क्या है सर? वो इनकम भी टैक्सेबल है। गिफ्ट ऑफ पर्सनल नेचर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रिसीव्ड इन कैश। वेल, अगर 50,000 तक का गिफ्ट है तो वो हो जाएगा सर नॉट टैक्सेबल। और इनकम रिसीव्ड इन काइंड, वस्तु के रूप में प्राप्त है सर, वो भी टैक्सेबल है। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आपको फीस नहीं मिली कैश में, बल्कि उसने आपको कुछ बदले में कोई चीज़ दे दी, कोई रहने के लिए मकान दे दिया या कोई वस्तु गिफ्ट कर दी, तो भी वो आपकी इनकम तो मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, 50,000 तक का गिफ्ट मिलता है तो सेक्शन 56 है, तब आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट की अमाउंट 50,000 को क्रॉस कर गई तो टैक्स लग सकता है। अभी के लिए आंसर सर सी है।
चलिए, अच्छा यही रहेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आप आंसर खुद सोचिए, और भले आप मेरी आवाज़ पॉज कर दिया करो, स्क्रीन पे आ ही जाता है, जैसे अभी लिख दिया, तो आप उसको खुद ही सोचो और फिर आंसर सुनो। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट इज़, वेल लॉस ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड कहाँ आता है? जब आप इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर पढ़ते हो कि आपके पास माल था, स्टॉक था, स्टॉक में आग वाग लग गई। खैर आग लग गई ये तो एक कहानी होती है। आग लगने के बाद बिजनेस डिस्टर्ब होता है, बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो बीमा कंपनी से आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। तो बीमा कंपनी से मिला हुआ ये कॉम्पनसेशन किस तरह का रिसिप्ट है? सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है सर, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्योंकि सोचो ना, आग ना लगती, बिजनेस डिस्टर्ब ना होता, तो भी तो आप रेवेन्यू इनकम कमाते, तो यहाँ से नहीं मिला, इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो भी उसका जो टाइप या नेचर है सर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961? कौन सा शब्द अब आएंगे वर्ड्स आपके सामने? प्रॉफिट्स एंड गेन्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सर डी वाला अलग है, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, जो प्रॉफिट एंड गेन्स आप कमाते हैं वो इनकम के डेफिनेशन में शामिल है। डिविडेंड जो मिलता है, आजकल हमें पता है 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड टैक्सेबल होता है 10% की रेट से। तो डिविडेंड, बात वो नहीं है कि टैक्सेबल होता है या नहीं होता, डिविडेंड इनकम के डेफिनेशन में शामिल है या उसका जो एम्बिट है उसमें शामिल है। आप सैलरी के बदले में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी के बदले में जो आपको रिटायरिंग बेनिफिट्स मिलते हैं या परक्विजिट्स मिलते हैं, वो भी इनकम के डेफिनेशन में शामिल है। लेकिन आप कहीं ट्रैवल करने गए, आपके 400 रुपये खर्च हुए, फिर 400 रुपये आपको ओनर से वापस मिल गए, एम्प्लॉयर से वापस मिल गए, तो सर ये तो रीएम्बर्समेंट है, इसमें इनकम है भी नहीं, तो ये इनकम के डेफिनेशन में शामिल भी नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट इज़ नॉट टैक्सेबल? इसमें से कौन सी कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं है? देखिए, नॉट वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखा करो इनको। मैं तो ऐसे करता हूँ कि भाई आप जब ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा टैक्सेबल नहीं है, इसका मतलब है 4 में से 3 ऑप्शन तो वो होंगे जो टैक्सेबल हैं, तो फिर चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। वेल अगर 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है तो सर ये टैक्सेबल है। अगर अमाउंट 5 लाख रुपए का लॉटरी से जीता है तो वो भी टैक्सेबल है। अगर आपको 2 लाख का रिसीव हुआ है गिफ्ट रिश्तेदारों से, अब देखिए यहाँ गिफ्ट तो अच्छा मिला है लेकिन रिश्तेदार से मिला है, तो ये नॉन टैक्सेबल है। और चौथे में 1 लाख का अमाउंट मिला है दोस्त से शादी की एनिवर्सरी पे, तो तगड़ा गिफ्ट है और नॉन रिलेटिव है, तो सर ये टैक्सेबल है। सर गिफ्ट वाले क्वेश्चन आप अच्छे से देख के जाइएगा। देखो, गिफ्ट अगर छोटा है 50,000 तक का है तो वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, और गिफ्ट बड़ा है और मगर रिश्तेदार से मिला है, गिफ्ट बड़ा है और रिश्तेदार से मिला है तो भी वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो रिश्तेदार से मिला है। या गिफ्ट अगर आपको शादी के मौके पे मिला है, छोटा है या बड़ा है, तो भी वो एग्जेम्प्ट है। तो आपका सी पॉइंट में क्या हुआ था सर, आपको रिश्तेदार से गिफ्ट मिला ना, इसलिए टैक्स नहीं लगेगा। चौथे में आपको दोस्त से गिफ्ट मिला तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आराम से ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते ही मैं खो गया, बट ठीक है, फाइनली ये हो गया है। आप क्वेश्चंस करते रहिए, मेरी तो एडवाइस रहेगी अगर आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं और तो अच्छे से वीडियोस देखिए, जो वीडियोस इनकम टैक्स पे अवेलेबल हैं मेरे या और किसी के भी अवेलेबल हैं, आप उनको अच्छे से देखिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ से लगा लिया करिए, थोड़ा आपको अप्रोच मिल जाएगा, एक क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करते हैं वो मिल जाएगा। और फिर मैं कहूँगा कि आपको एक क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर लेना चाहिए और धमाधम उसमें से क्वेश्चंस करने चाहिए। जितनी सर आप तगड़ी तैयारी करते हैं उतने ज़्यादा आप अपने चांसेस बढ़ाते हैं। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आजकल कंपटीशन बहुत है, सीट्स लिमिटेड हैं और 10 तरह के पंगे और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए। कई लोग एग्ज़ाम को खिसक जाता है तो बहुत दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो 10 ही घंटे करते हैं। मैं तो कहता हूँ 12 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं तो समहाउ 12.5 घंटे कीजिए, 14 घंटे कर सकते हैं तो 15 घंटे कीजिए अगर कुछ बनना है तो, या फिर बनना ही नहीं है तो फिर फॉर्म क्यों भरना। तो अपनी कोशिश में कमी नहीं रखनी चाहिए, कोशिश बहुत तगड़ी करनी चाहिए। होना ना होना फिर बात की बात है, उसमें आपको कभी मलाल नहीं होगा।
कोशिश अपनी आपको बहुत तगड़ी करनी चाहिए, आपको फिर सुकून रहता है। और फिर जब आप अच्छी तैयारी करते हैं तो फिर नहीं होगा ऑप्शन भी नहीं रह जाता। ठीक है ना, चलिए ओके हो गया है।